नमस्कार डॉक्टर संदीप शर्मा जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तान्या क्योर बाय नेचर में। अपने शेड्यूल से आपने थोड़ा समय निकाला हमारे लिए। आज का टॉपिक सर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को उठाऊं, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे पब्लिक के लिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और ये जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, इसमें जो भी चीज़ें परेशानियां हो रही हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, वो ऐसा ना हो कि आपको चंद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ना पता होने की वजह से आप परेशान हो जाएं, या फिर जो चीज़ें घर पे की जा सकती हैं वो आपको ना पता होने की वजह से आप हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ पे बचा जा सकता था अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता चल जाती। तो हम उसी वही इंफॉर्मेशन आपके पास लेके आए हैं, ताकि जो चीज घर में की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है, इफेक्टिवली की जा सकती है, वो आपको पता चल जाए। और जो 95% लोग हैं जो घर पे ठीक हो सकते थे वो हॉस्पिटल पे ना जाएं। इससे दो चीज होगा, आप हॉस्पिटल में जाएंगे भी नहीं, घर पे ठीक हो जाएंगे, और हॉस्पिटल में जिनको एक्चुअल में हॉस्पिटल की जरूरत है वो लोगों के लिए हॉस्पिटल के बेड खाली रहेंगे, ताकि हॉस्पिटल ओवरलोड नहीं होगा और उनका हॉस्पिटल अच्छे से इलाज कर पाएगा, सही पूरा अपना ध्यान दे पाएगा, पूरी एनर्जी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर पाएगा। तो ये वीडियोस जो आ रही हैं, इसका बनाने का मकसद यही है, ताकि सही लोगों को सही टाइम पे सही इलाज, सही इंफॉर्मेशन पता चल जाए, ताकि चीजें कुछ तो कंट्रोल में आए। और पहला जो घर पे ठीक हो जाएगा उसके लिए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इसी वीडियो की सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो। जी सर। सर, आज का सवाल मेरा ये है कि मान लीजिए एक घर में 7 लोग रह रहे हैं, और जिनमें से सभी, आपको पता है, एक इन्फेक्ट हो गया और वो घर आया और उसने सभी को संक्रमित किया। सभी संक्रमित होंगे क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। तो ये मेरा सवाल ये है सर कि बीमार तो सब पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा बीमार जो है वो कौन पड़ेगा? एग्जैक्टली तो एक चीज तो क्लियर है, जो भी करंट पैथोजन है, जो भी अभी करंट चीज जो चल रही है, ठीक है, उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये हम इनडायरेक्ट तरीके से बात कर रहे हैं, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला जो बंदा है वो कौन है, अच्छी इम्यूनिटी, बेकार इम्यूनिटी, मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा जवान, कोमॉर्बिडिटी, कुछ नहीं। अगर वो एयर पे है, वो अगर फैलेगा तो सबके अंदर बॉडी में बराबर से जाएगा, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब जब वो अंदर चला गया, अब कौन उसको कैसे उसके ऊपर एक्ट करेगा, वो उसका वो पर्सन का जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन पे। जो इन्फेक्टिविटी है, जो कॉन्टेजियस है, जो इन्फेक्ट होने का जो चांस है, वो तो सब में सेम सेम रहेगा, उसका कोई लेना देना नहीं। पहला। अब दूसरा सवाल आता है, सर कौन ज्यादा परेशान हो जाएगा, कौन जल्दी इफेक्टिव होगा? तो ये डिपेंड करेगा पेशेंट की इम्यूनिटी पे। अगर पेशेंट का इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बोलेंगे सर कैसे, आपको कैसे पता चला स्ट्रांग है, उसको इफेक्ट नहीं करता? स्टैटिस्टिक्स कहती है 80%, 80%, 100 में से 80 लोगों को कुछ होता ही नहीं है। मतलब 80% लोग सेफ हैं, उनको कुछ नहीं होता, उनको तो पता भी नहीं चलता कि हमको कुछ हुआ भी था। वो पर्टिकुलर चीज अंदर गई, उसको बॉडी ने बहुत आराम से हैंडल कर दिया, कोई सिम्टम भी नहीं आया। तो ये दिखाता है कि ऐसी कोई भयंकर इम्यूनिटी की जरूरत नहीं चाहिए अपने को। 80% लोगों के पास ऑलरेडी है, ये प्रूवन है। ये कोई मैं मेरा बनाया हुआ डाटा नहीं है, ये पूरी दुनिया की, आप किसी भी जगह चलेंगे 80% लोगों को कुछ नहीं होता। पहला डाटा। दूसरा डाटा, 100 में से 80 निकल गए, बचे 20। 20 में से 15 लोग जो होते हैं, उनमें से जो 100 में से वो जो आखिरी के 20 में से जो 15 लोग हैं, उनको सिम्टम्स आते हैं, उनको फीवर आता है, उनको थोड़ा बहुत खांसी सर्दी जुकाम होता है, और कुछ दिन रह के बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करके और वो लोग ठीक हो जाते हैं। तो 80 तो पहले निकल गए, 15 और निकल गए, 95%। ये कोई डाटा मेरा बनाया हुआ नहीं है, सब कुछ रिटर्न है पहले से ही, सबको, पूरी दुनिया मानती है इस बात को। तो मतलब 95% लोगों को तो कुछ करे भी नहीं हो जा रहा है। अब अपन सिर्फ बात कर रहे हैं वो 5% लोग जो बीमार पड़ने वाले, सिर्फ उनके लिए। तो वो ऐसे कौन से लोग हैं, उन्हीं के लिए ही पूरा इतना तामझाम चल रहा है। तो वो 5% लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जिनकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव होगी, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, लोगों में होता है। पहला। दूसरा, ऐसे कुछ होंगे जिनकी इम्यूनिटी लो होगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी या कम कम इम्यूनिटी होगी, वो लोग भी हैं।
कुछ ऐसे होंगे जिनको साइटोकाइनिन स्टॉर्म की होने की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसी को विटामिन सी की कमी होगी, किसी को विटामिन डी की कमी होगी। तो ये ही है, जो भी बातें चल रही हैं, जो भी चीजें हम बता रहे हैं, वो उन्हीं 5% लोगों के लिए बता रहे हैं, उन्हीं के लिए पूरा हॉस्पिटल जाम है। तो अगर हम 95% लोगों को पहले से ही थोड़े जो बीमार होने वाले हैं वो तो घर ही पे ठीक हो जाएंगे, ये डेटा कहता है। तो वो लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो जो बचे 5% लोग हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, बचा रहेगा। तो अब वो 5% की बात हो रही है। तो जो थोड़े बहुत सिम्टम विम्टम वाले हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 5% को अब अपने थोड़ा डीप एनालाइज करेंगे, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा वनरेबल है। तो ऐसे लोग जिनको ऑटो इम्यून डिजीज होता है, उनके में क्या होता है, जैसे ही वो पैथोजन, जैसे ही वो चीज अंदर जाती है, हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम उसे वायलेंटली असर करता है। जैसे मान के चलिए आपको किसी ने धक्का मारा, आप इतने गुस्से हो गए कि पूरा स्टेट गन लाके और पूरे 1200 की 1200 गोली उसके बॉडी में डाल दिए, ठीक है, उसका मर्डर कर दिया। ये क्या हो गया, हाइपर रिएक्टिव हो गया। मतलब कहा तो सिर्फ एक बातों से ही काम चल जाना था, आपने तो उसको पूरा मार ही डाला। वैसे ही हमारा बॉडी क्या करता है, अगर वो पर्टिकुलर चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर चला गया, हमारा बॉडी अगर वायलेंटली एक्ट करने लगेगा, उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन स्टॉर्म। अब अपने को ये समझना है किसके में साइटोकाइनिन स्टॉर्म होने की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो एक्चुअली में जिसको ऑटोइम्यून डिजीज है उसके में तो ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हम पहले से ज्यादा ये देखा गया है, जो यंग लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी है और हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि गुड और हाइपर एक्टिविटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। गुड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या कंट्रोल है, हाइपर एक्टिविटी में क्या इम्यूनिटी तो है लेकिन अनकंट्रोल है। तो किसका कंट्रोल है किसका अनकंट्रोल है इसका पता लगा पाना मुश्किल है। मगर जिनका पहले से ही पता कि अनकंट्रोल है, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज वाले, जिनको ल्यूपस है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ठीक है, अस्थमेटिक है, ऐसे जिनको भी ऑटोइम्यून कैटेगराइज पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स को साइटोकाइनिन स्टॉर्म होना बहुत चांसेस है कि होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उनको पहले से डायग्नोस्ड है, उनकी इम्यूनिटी जो है हाइपर रिएक्ट करती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन सब एनालिसिस से निकल के आया है, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, अगर आप उनको इम्यूनो बूस्टर्स देंगे, ऐसे सप्लीमेंट्स देंगे जो इम्यून बूस्ट करते हैं, वो उनके लिए बहुत ही घातक होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी तो पहले से हाइपर एक्टिव चल रहा है, अपन तो उसी से परेशान है। ऊपर से वो आप इम्यूनो बूस्टर दे रहे हैं, वो नहीं पता कहाँ पे जाके कौन सी चीज को बूस्ट करने वाली है। ऐसे केसेस में वो तो जो आग थी उसमें आप और पेट्रोल डाल रहे हैं, वो तो और खतरनाक हो जाएगा उसके लिए। तो इसी में क्या हुआ है, जो सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे थे वो कई लोगों के लिए बहुत घातक पड़ा है। वो तो जो मैंने जिनको 10-15 दिन लगना था बीमार होने में, वो 3 दिन में बीमार हो गए और डेथ भी कर गए, अनकंट्रोल ऑक्सीजन सब कुछ लगने के बाद भी डेथ कर गए। तो मैं आप लोगों से एक बहुत गुजारिश करता हूँ, इम्यूनो बूस्टर्स, इम्यूनो सप्लीमेंट आंख बंद करके ना खाएं। ठीक, आपको नहीं पता आपका बॉडी कैसा है, अगर आपको नहीं पता ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है, कौन कौन से डिजीज ऑटोइम्यून में आते हैं, और इम्यूनो यहाँ पे इम्यूनो बूस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इम्यून कंट्रोल की जरूरत है। तो आपको वो चीजें लेना जो इससे हमारा इम्यूनिटी जो है कंट्रोल तरीके से काम करे, हमको वो चीजें लेना है। अब वो चीजें क्या होती हैं, वही पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं मैं, आप वहां भी देख सकते हैं, यहाँ फिर से बता रहा हूँ। विटामिन सी, विटामिन डी जो है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, ये इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, जहां पे जरूरत होता है वहां पे एक्टिवेट करते हैं। मगर अगर आप इम्यूनो बूस्टर्स लेंगे तो वो कहीं कहीं आपके लिए बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा अभी सिचुएशन। तो ये तो किन के लिए हो गए, जो ऑटोइम्यून डिजीज वाले। पहला, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, ये आपको सुनने में लगेगा अरे इसकी इम्यूनिटी कम है तब तो ये बहुत रिस्क है। ये यहाँ पे बहुत फायदेमंद हो जा रहा है। जिसकी इम्यूनिटी कम है उसके में साइटोकाइनिन स्टॉर्म नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे बूढ़े बूढ़े लोग आराम से बच के आ जा रहे हैं, जवान जवान लोग मर जा रहे हैं। ऐसी बीमारियां जिसमें इम्यूनिटी कम होती है उनमें साइटोकाइनिन स्टॉर्म नहीं होने वाला। तो आप उस पर्टिकुलर जो अभी जो चल रहा है सिचुएशन, उससे नहीं मरेंगे, आपका डेथ हो सकता है निमोनिया से हो जाए, दूसरे इन्फेक्शन से हो जाए, लेकिन जो करंट अभी जो चल रहा है उससे नहीं होने वाला आपका, जिनका इम्यूनिटी कम है। तो जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके लिए अपन अगर विटामिन डी, विटामिन सी देंगे तो वो थोड़े से में उनका काम चल जाता है, अगर हम उनका बस निमोनिया जो होने वाला है उससे बचा लें। तो ऐसे लोगों के लिए एकदम साफ सुथरी रेसिपी, जिनकी इम्यूनिटी कम है, सन एक्सपोजर लीजिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन सी लीजिए और कुर्क्यूमिन लीजिए। कुर्क्यूमिन का क्या रोल है, जो आपको साइटोकाइनिन स्टॉर्म तो होगा नहीं, तो आप उससे मरने वाले नहीं है, लेकिन जो आपको निमोनिया होने वाला है उसके थोड़े दिन बाद, उससे आपको कौन बचा लेगा, कुर्क्यूमिन बचा लेगा।
एकदम सिंपल स्ट्रेटजी। अब जिनको हाइपर इम्यूनिटी है पहले से, वो लोग थोड़ा वनरेबल है, तो अगर वो लोग अभी से ही विटामिन सी विटामिन देने लगेंगे और कोई भी इम्यूनो बूस्टर्स नहीं लेंगे, इम्यूनो बूस्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो बीमारी चल रही है, इसमें इम्यूनो बूस्टर का कोई काम ही नहीं है। मैं आपको वो लेवल का इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो डॉक्टर्स बड़े बड़े रिसर्च लेवल पे जब हम डिस्कशन करते हैं ना, उस लेवल की इंफॉर्मेशन है। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन चीजें सच्चाई यही है। बड़े बड़े जो रिसर्च पेपर हो रहे हैं, जो रिसर्च है, उनकी बातें बता रहा हूं मैं। ये कोई हॉस्पिटल और ये सीएससी सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं रिसर्च लेवल की बात बता रहा हूँ। रिसर्च यही है, जिसका इम्यूनिटी कम है उसके लिए वो कई बार फायदेमंद है। बेटा मर जा रहा है, बूढ़े माँ बाप सही है, डायबिटिक वाले पेशेंट बच जा रहे हैं, और जिसको कुछ नहीं था वो मर जा रहा है। कल हमारे यहाँ का एक कलीग था, हमारा कार्डियोलॉजिस्ट, वो उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या दिखा रहा है इसमें? जब डीप में आप समझेंगे तब यही बताता है, अगर इम्यूनिटी हाइपर है वो खतरनाक है, लो इम्यूनिटी सेफ है, और आप अगर इन्फेक्शन से बच जाएंगे उसके बाद वाले, तो आप बहुत सेफ है। तो ये है कुल मिला के एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसको आप समझ जाएंगे तो शायद आप अपनी जिंदगी और अपने रिश्तेदारों की जिंदगी ज्यादा अच्छे से बचा पाएंगे। तो सर, जो हाइपर इम्यूनिटी वाले लोग हैं या जिन जो ऑटो इम्यून डिजीज के जो लोग हैं, जैसे डायबिटीज भी ऑटो इम्यून में ही आता है, लूपस हो गया और हाँ, आर्थराइटिस हो गया, और भी डायबिटीज नहीं, नहीं बहुत सारे, डायबिटीज और रूमेटॉइड है, डायबिटीज में आपको बता आर्थराइटिस दो, आर्थराइटिस हो गया, उसमें है। हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आईबीडी भी इसमें ही आता है सर। तो इन लोगों को क्या लेना चाहिए और किस तरह से विटामिन डी और विटामिन सी से हो जाएगा काम इनका, मतलब इनको? बिल्कुल, देखिए इनको क्या लेना चाहिए, पहली बात तो मैं इनको सलाह दूंगा, आप कुछ भी मत लीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या लेना चाहिए में क्या आ जाता है, सर मैं ये वाला वो ले लूं, ये सर मैं ये सौंफ ले लूं, सर मैं ये लौंग ले लूं, सर मैं इम्यूनिटी बूस्ट कर लूं। बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर आते हैं पैक्ड वाले, आपको नहीं लेना है। आपको समझिए, परेशानी ही वही है। इम्यूनिटी हमारे लिए खतरनाक काम कर रही है। तो आपको इम्यूनो बूस्टर्स तो लेना ही नहीं है, आपको इम्यूनो कंट्रोलर्स लेना है, इम्यूनो रेगुलेटर्स लेना है। इम्यूनो रेगुलेटर्स क्या है वो मैं बता रहा हूँ, साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ, एकदम आसानी से, एकदम साफ सुथरे शब्दों से। विटामिन सी फ्रॉम सिट्रस फ्रूट, विटामिन डी फ्रॉम सन। सिंपल। अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ, विटामिन डी फ्रॉम सन, विटामिन सी फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। नीट एंड क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला। दूसरा, आपको इम्यूनिटी के को इस सिचुएशन के बाद जो इन्फेक्शन होने वाला है उससे बचाने के लिए कुर्क्यूमिन। 3 स्टेप, सिंपल। जब तक आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी तो प्रोन वेंटिलेशन एक और सपोर्ट है। सिंपल। कोई भी इम्यूनो बूस्टर के नाम पे आपको जो दे रहा है वो आपको आपको ज्यादा बीमार करने की तरफ एक आपका कदम बढ़ा रहा है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी मत करिए। एकदम नीट एंड क्लियर मैसेज दे रहा हूं मैं, कोई भी इम्यूनो बूस्टर यूज नहीं करना है। जी। पहला। दूसरा, जो और डायबिटीज है उसमें इम्यूनिटी कम होती है, एकदम क्लीन बता रहा हूं। अगर जी, टाइप 2 डायबिटिक है उसमें इम्यूनिटी कम होती है। टाइप 1 बच्चों में होती है, बच्चों को ज्यादा कुछ बीमार होते नहीं है। तो जो टाइप 2 डायबिटिक है उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो वो ऑटो इम्यून वाली बीमारियों से सेफ है। बहुत सारे डायबिटिक आपको मिल जाएंगे जो आराम से ठीक होके घर आ गए हैं। लोग सोचते थे अरे बाप रे इसको डायबिटीज हो जाएगा, वो लोग ज्यादा सेफ हैं। अगर वो विटामिन सी विटामिन डी और कुर्क्यूमिन लेंगे और प्रोन वेंटिलेशन का थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो वो ज्यादा सेफ है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के मुकाबले। जी। सर, मैंने ये भी सुना है कि इस स्थिति में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। आपके हिसाब से कहाँ तक ये ठीक है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली प्रोटीन का कोई रोल ही नहीं है। आप प्रोटीन को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमको क्या है ना, एक सावन का अंधा होता है ना, जिसमें हर चीज में उसको हरा हरा दिखता है, वैसे हमारे ना ब्रेन वॉश किया गया। हर चीज में प्रोटीन, हर चीज में प्रोटीन। पतला हो गया प्रोटीन, तेरा मन नहीं लग रहा प्रोटीन, इम्यूनिटी कम है प्रोटीन, हर चीज में प्रोटीन। अरे बॉस, यहाँ पे अभी प्रोटीन का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे अभी इम्यूनो रेगुलेटर्स का लेना देना है। जब आप इससे उभर जाओगे फिर आराम से प्रोटीन लेते रहना। पहला, अगर आपका दिमाग में गलत है कि सर मैं नॉनवेज से जी। प्रोटीन लूंगा, तब तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तब तो आप और बुरे फंसने वाले। तो प्रोटीन लीजिएगा, लेकिन 4-5 दिन खत्म होने के बाद उसके बाद लीजिएगा प्लांट बेस्ड प्रोटीन। वो आपको नहीं, रिकवर करने में मदद करेगा। डॉक्टर्स ही दे रहे हैं। मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, बहुत सारी ऐसी वीडियोस रिलीज की जा रही हैं जिसमें डॉक्टर्स खुद बोल रहे हैं कि आपको अपनी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, और वो खुद भी संक्रमित हैं डॉक्टर्स, और वो कह रहे हैं हमने भी प्रोटीन बढ़ा दिया है। तो आप क्या कहेंगे सर? तो बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि सर आपने कैसे पता चला आपको, कोई रिसर्च कोई एविडेंस है आपके पास? हम तो जीरो प्रोटीन कर देते हैं। जब कोविड का ये चलता है, जब सिम्टम आते हैं, जीरो प्रोटीन, जूस एंड फ्लूइड, प्रोटीन तो जाता ही नहीं है कुछ भी।
वो लोग 95%, 100% सक्सेस रेट पे चल रहा है। ठीक है, तो ये एविडेंस तो उल्टा ही कह रहे हैं। हम तो खिलाते ही नहीं, कुछ भी नहीं खिलाते, ना कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन, ना कुछ नहीं खिला रहे। अरे यहाँ पे आप गलत चीज पे गलत चीज का फिट कर रहे हैं ना कार्यक्रम। कौन से एविडेंस के बेसिस पे आप उसको प्रोटीन खाने बोल रहे हैं? आपके मन में अचानक रात को सपना आया? अरे भाई, हर चीज में मेडिकल में एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है। प्रूफ एविडेंस क्या कहता है? एविडेंस यही कहते हैं अगर विटामिन सी लेवल बढ़ा देंगे, विटामिन डी लेवल बढ़ा देंगे, तो साइटोकाइनिन स्टॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे साइटोकाइनिन स्टॉर्म से कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थोड़ी है। भाई आपको प्रोटीन क्यों बढ़ा दें? आप में कमी है क्या प्रोटीन का? कोई ऐसे टेस्ट नहीं है। कौन से टेस्ट से पता चलेगा इसको प्रोटीन की कमी है? ऐसे कोई टेस्ट ही नहीं। आपको कराए थे क्या रिकमेंडेशन देने से पहले? तो ये मन गढ़ंत जबरदस्ती की बात है ना। मेडिकल साइंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द एविडेंस, टू द पॉइंट बात होती है। टू द पॉइंट बात वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। पहला। दूसरा, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, जिनका अभी जो कोविड का इलाज चला होगा, जो हॉस्पिटल गए होंगे, उनका एक इंजेक्शन लगता है डेक्सोना, डेक्सामेथासोन। वो स्टेरॉइड है, वो आपको इम्यूनिटी कम करने की इंजेक्शन दिया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जिनको डेक्सोना लगा है कोविड के बाद जब हो रहा था, वो इम्यूनिटी कम करने का इंजेक्शन दिया जाता था ताकि साइटोकाइनिन स्टॉर्म ना हो। तो वो डॉक्टर बहुत स्पेसिफिक टाइम पे देता कि जैसे साइटोकाइनिन स्टॉर्म होने के सिम्टम आ रहे, तुरंत डेक्सोना दे दो, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बस उसमें एक और रिस्क रहता है, बाद में निमोनिया हो जाएगा। तो जब साइटोकाइनिन से बच जाएंगे तो निमोनिया के लिए टाइम मिल जाएगा, उसको फिर बाद में अपन ठीक कर लेंगे। तो वो काम नेचुरली कैसे कर ले अपन? अपन विटामिन सी विटामिन डी ले, और निमोनिया से बचने के लिए कुर्क्यूमिन ले लें। वो नेचुरल तरीका है। आप हॉस्पिटल जाके डेक्सोना भी लगवा सकते हैं। लेकिन डेक्सोना मैं बता रहा हूँ इम्यूनिटी बढ़ाती नहीं, घटाती है। तो आपको ये इंडिकेशन मैं दे रहा हूँ, इम्यूनिटी कम कैसे फायदेमंद है अभी अभी की सिचुएशन। जी। तो सर, ये जो बहुत सारे काढ़े रेकमेंड किए जा रहे हैं आज की डेट में इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ठीक है वो सबके उसके लिए? बारे में उसके बारे में मैं क्या कहूंगा, डाटा कहेगा। सबने तो काढ़ा पिया था ना, तो कुछ तो स्वर्ग सिद्धार हो गए। जिनकी इम्यूनिटी कम थी वो काढ़ा पिए तो बच गए, जिनकी इम्यूनिटी हाइपर वाली थी वो काढ़ा पिए तो स्वर्ग सिद्धार हो गए। बिना एविडेंस, बिना साइंस के कोई चीजों को क्या होता, फैशन चलता है। बीच में नहीं नहीं नहीं, काढ़ा वाढ़ा आयुर्वेदिक के सब कुछ नहीं चलेगा, फिर बीच में फैशन चला, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबको काढ़ा बांटो, सब गवर्नमेंट भी काढ़ा बांट रही है। अरे भैया देख तो लो कि कौन से वाले को क्या बीमारी। अच्छा, मेरा कहना है काढ़ा इतना हुआ, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज था उनको वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे थे सब? फिर क्यों उनको मना किया गया था ऑटोइम्यून वाले को वैक्सीन नहीं लगाने? जी, ये तो एक कनेक्ट कीजिए दोनों को, जी। कनेक्ट कीजिए दोनों को। आर्टिफिशियल वही चीज डाल रहे हैं जो एक्चुअली में होता है, उसको आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। तो क्यों हम्म, ऑटोइम्यून वाले को नहीं लगा रहे थे? इसका मतलब है ऑटोइम्यून वाले के लिए बहुत डेंजरस है। तो जब नेचुरल होता है वो भी डेंजरस होता है। ये इंडिकेट कर रहा है, जो मैं बता रहा हूँ एकदम सच्ची बात है। और जो मैं जी बता रहा हूँ ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, एकदम ट्रूथ है, जो साइंस मेन जो टॉप लेवल के रिसर्च पेपर उनकी बात बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल। हम ये यहाँ पर भी सिंगापुर में भी सर, बिफोर यू गो फॉर दिस जैप, वो एक पर्टिकुलर आपको पूरा बुकलेट देते हैं और उसमें बताते हैं कि अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऑटो इम्यूनिटी अगर आपको है, तो यू आर नॉट रेकमेंडेड। तो आई करेक्ट। होप कि तो हमारी यही इंफॉर्मेशन। यही यही ये इंडिकेशन ही दे रहा है कि ऑटोइम्यून वाले ज्यादा खतरनाक स्टेज में पहुंच जाएंगे। आप इम्यूनी बूस्टर दे दो, मतलब आग में और पेट्रोल डाल दिया आपने। ऐसे लोग बहुत होंगे। तो मैं बोलता हूँ भैया, चाहे कोई भी हो, ऐसी चीजें मत लीजिए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होने वाला है। एटलीस्ट 5 दिन तो मत लो, तब तक साइटोकाइनिन स्टॉर्म सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप लेना इम्यूनो बूस्टर प्रोटीन, और जो चल रहा है मौसम, जिसका जो बेचने का मूड हो वो बेचे। जी, तो मैं पर्सनल लेवल पे मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त हैं, स्पेशली ऑटो इम्यूनिटी की कोई इशू आपके परिवार में किसी को भी है, तो उसको कुछ भी देने से पहले अपने एक्सपर्ट की राय ले लें, क्योंकि आप एक सेफ जोन लेकर के चलना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, बजाय कि एक मुसीबत में फंस करके और आप इधर उधर भागे, जबकि सुविधाएं इस वक्त किसी भी अस्पताल में पूरी तरह से मौजूद नहीं है। तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए थे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, बहुत सारे रूमर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, समझ नहीं आता किसको फॉलो करे। तो इसीलिए हम डॉक्टर संदीप शर्मा को, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं ये, इनको लेकर के आए और इन्होंने अपने लेवल पे आप लोगों को पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड साइंस समझाया है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आप अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल है आपका, और उसमें से आपने टाइम निकाला हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं।
और आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ सर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। Okay, thank you and thank you everyone. I hope this information will be very life changing for you. और इसी सोच के साथ अपन मिलते हैं अगली वीडियो में।